हैं, बहुत से लोगों का रोजगार चला गया है और हालात ये हैं कि बहुत से लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इन्हीं सबके बीच शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। हालांकि सरकार ने उनसे वायदे तो बहुत किए थे, लेकिन वायदे पूरे हुए कि नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा। कोरोना काल में जहां एक तरफ देश में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, वहीं देश में आर्थिक संकट भी काफी गहरा गया है। देश की जीडीपी तो डूबते जहाज की तरह हो गई है। इस कोरोना काल में क्या आम और क्या खास, इस महामारी ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है, चाहे वो छोटे दुकानदार हों या व्यापारी हों या बड़े उद्योगपति। इस महामारी ने बहुत लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। घर पर लोग बैठे हुए हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। महामारी के ठीक होने के बाद वो फिर से किसी कंपनी का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं छोटे दुकानदार, टेम्पो रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ये वो वर्ग है हमारे देश का जिसके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। क्या ये सब लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? वहीं संविदा पर नौकरी करने वालों का भी हाल बहुत बुरा है। जहां एक तरफ सरकारें शिक्षा व चिकित्सा को लेकर बड़े बड़े बजट जारी करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी इसी वर्ग को है। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले टीचर्स, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं सरकार शिक्षकों की मौतों के आंकड़े कुछ और बता रही है और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो आंकड़े कुछ और हैं। इसके अलावा सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशक को लेकर सीधे तौर पर चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाजपा सरकार को वायदा याद दिलाने के लिए 31 मई को वायदा याद दिलाओ प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मित्र ये प्रदर्शन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों से करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 3 महीने में हल करने का वायदा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस बीच 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हो गई है। वहीं पंचायत चुनाव में 230 शिक्षा मित्रों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। ये कहना है त्रिभुवन सिंह का, जिनके पास इसका रिकॉर्ड भी है। वहीं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि राज्यों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में 31 मई को देश भर के कर्मचारी कोविड-19 की बीमारी से मृत कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इफ्सेफ ने कोरोना से मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि और अन्य देवकों का 1 माह में भुगतान करने की मांग की है। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराएंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से जहां सरकार लाखों करोड़ों का बजट जारी करती है शिक्षा चिकित्सा को लेकर, लेकिन जब उनको मदद करने की बात आती है तो वो बजट गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, बहुत सारे संविदा कर्मी चिकित्सा क्षेत्र में भी हैं जिनकी अभी तक मदद नहीं हो पाई। सरकार बात करती कोरोना काल में अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं उनको 30% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उनको भत्ता नहीं मिलता, जिसके बाद वो स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा से जुड़े हुए हैं वो काली पट्टी बांधकर भी काम कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर वो अपना विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं, साथ ही साथ इस सेवा में भी लगे हुए हैं। चाहे तो घर पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी सेवा में लगे हैं। अगर बात करें शिक्षा मित्रों की, अगर आप टीचर्स की तो बात करते हैं कि टीचर्स को हम जो है मदद पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें भी आंकड़े आप कुछ और दिखाते हैं और असल आंकड़े कुछ और होते हैं। लेकिन अगर बात करें शिक्षा मित्रों की, अनुदेशक की, उनको लेकर आप आगे नहीं आते। और जब अगर इलेक्शन की बात करें 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई तो उसके मैनिफेस्टो में साफ साफ था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए हम कई सारे जो वायदे थे, कई सारे मांगे थी, उनको पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया था कि उनके लिए हम आगे आएंगे मदद के लिए, लेकिन वो मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर शिक्षा मित्रों की बात करें तो उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए है। क्या 10,000 रुपए में एक व्यक्ति का घर का खर्चा चल पाएगा?
इसके बारे में सरकार क्या सोचती है, इस पर हम बात करेंगे। और अनुदेशक की बात करें, उसकी सैलरी उससे भी कम है, 7,000 कुछ उसकी सैलरी है। सैलरी के अलावा अगर बात करें, इन्होंने कोरोना काल में अपनी जानें गंवाई हैं। अगर 2017 से अब तक की बात करें तो 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना ड्यूटी की अगर बात करें तो उसमें 230 शिक्षा मित्रों की जान गई है। जो त्रिभुवन सिंह है उनके पास बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी है, लेकिन सरकार मानती नहीं है। सरकार उनकी जो रिकॉर्ड है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे, इसको लेकर कल वायदा याद दिलाओ के तहत शिक्षा मित्र जो हैं वो कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन है वो भी कल एक श्रद्धांजलि देगी, जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं ड्यूटी करते वक्त। उनकी भी कई मांगे हैं। उनका कहना है कि 50 लाख की मदद हर पीड़ित परिवार, जो मृत परिवार है उसके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद की जाए। लेकिन सरकार क्या उस पर हामी भरेगी? क्या सरकार इन सब मांगों को मानेगी? ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, अभी से नहीं, काफी समय से। क्या सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए? हालांकि सरकार वायदे और दावे तो बहुत करती है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं कोरोना काल में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। क्या वो वापस नौकरी उनको मिल पाएगी? क्योंकि सवाल यह है कि जब महामारी तो खत्म होगी, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा खत्म हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज बंद हो चुकी हैं। क्या अब नई कंपनीज आगे आएंगी? क्या उनको रोजगार मिल पाएगा? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिक्शा, टेम्पो चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कोरोना काल में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उसकी सुध सरकार लेगी? हालांकि सरकार कहती है कि हम मदद के लिए आगे आते हैं, हम 1000 रुपए की मदद करते हैं। क्या 1000 रुपए में लोगों का खर्च चल पाएगा? जो सरकार कहती है हम 1000 रुपए की मदद करेंगे, 5000 रुपए की मदद करेंगे, क्या 5000 इनसे क्या उनकी घर की रोटी रोजी का भी जो रोटियां हैं, खाने का जो है इंतजाम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। जहां सरकार बात करती है कोरोना, जब अपना बजट जारी करती है शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हर देश के लिए ये दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि सभी देशों में देखा गया है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर सबसे ज्यादा बजट जारी होता है। हमारे देश में भी ऐसा है, लाखों करोड़ों का बजट जारी होता है, लेकिन जो वो बजट है क्या उसका सही उपयोग हो पाता है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि बजट कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किसको क्या मिला, इसका ब्यौरा सरकारें अपने पास रखती हैं। और जो ये सही मायने में जो मदद पहुंच पाती है लोगों में, वो नहीं पहुंच पाती। वहीं अगर शिक्षा मित्रों की बात करें, क्या उनमें योग्यता की कमी है जो उनको पैसे इतने कम दिए जा रहे हैं? क्यों सरकार उनके लिए आगे नहीं आती? क्या वो अपने जो उनकी जो ड्यूटी है उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं? जो अनुदेशक हैं क्या वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहे हैं? ये सरकार को आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि आपने जिस नियामक के आधार पर उनको भर्ती किया है, जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी तो आपने कुछ नियम बनाए थे, उसी के आधार पर उनकी भर्ती हुई है। तो क्या वो जो नियम बनाए गए थे वो अलग थे? क्या उनकी योग्यता में कमी है? जो उनकी जो मांगे उनको नहीं पूरा किया जा रहा? क्या फिर सरकार को, अब जब सरकार बनाने आती है, जब चुनाव होते हैं तब आप मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनकी मदद कैसे हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अगर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां अशिक्षितता बहुत ज़्यादा है, अनएजुकेशन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं, शिक्षा का जो स्तर है शिक्षित लोगों का वो बहुत कम है। तो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो लोगों की, उसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ही मदद नहीं हो पा रही। तो कई सारे सवाल हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, उसमें नई नई चीज़ें लाते हैं, लेकिन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके लिए दिन रात एक दिन किए हुए है, जो शिक्षा के प्रसार में लगा हुआ है, जो लेकिन उसकी सुध नहीं लेते, क्या शिक्षा मित्रों की मांगे सरकार मानेगी? इस पर हम बात करेंगे। वहीं जो
इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन है, उनकी मांग ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो प्रदेश के जो राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही। वो लगातार मंच पर आते हैं, उनकी मांगे हैं कि जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनको 50 लाख रुपए की मदद करे सरकार। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ये है कि सरकार उन सवालों का जवाब देने से कतराती है, पीछे भागती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वो वायदा करती है इन संगठनों से कि जब हम आएंगे तो आपकी उन मांगों को पूरा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब सरकार पर आते हैं तो सरकारी सिस्टम जो है, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनको ही आप प्राइवेटाइजेशन में लग जाते हैं, उनका प्राइवेटकरण होने लगा है। तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग जो हैं अब उनके पास रोजगार भी नहीं है, तो क्या उनकी मदद कैसे हो पाएगी? जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको क्या वो मुआवजा राशि मिल पाएगी? हालांकि आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार लेगी। 18 साल के बाद जो है उनको मासिक वजीफा भी देगी और 23 साल की उम्र में उनको 10 लाख रुपए का पीएम केयर फंड के तहत उनको दिए जाएंगे। लेकिन जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी अलग हैं। अब 18 साल का इंतजार, अगर कोई 12 साल का है, 13 साल का है, तो 4-5 साल का जो गैप है उस बीच वो अपने खर्चे कैसे उठाएगा? क्योंकि 18 साल के बाद ही उसको मासिक वजीफा दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट भी किया है कि आखिर आपने ये कैटेगरीज क्यों बनाई हैं 18 साल और 23 साल की? क्यों अगर 23 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन जरूरत जो है वो अभी की है। ये आम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात शिक्षा के क्षेत्र में करें तो शिक्षा मित्र जो हैं उनको वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं पिछले 2017 से लेकर अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। अब कोरोना काल में भी वो कल धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये धरना प्रदर्शन किसी क्षेत्र या सड़क पर नहीं होगा, अपने अपने घर से लोग करेंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं वो क्या जायज नहीं है? अगर वो मांगे जायज नहीं है तो जब आप सत्ता में आए थे तो आपने मैनिफेस्टो जो जारी किया था वो क्या गलत था? तो आप अपने मैनिफेस्टो से क्या पीछे हट रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ त्रिभुवन सिंह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष हैं और दूसरे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं प्रेमचंद राष्ट्रीय महासचिव इप्सेफ से हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। और त्रिभुवन सिंह जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगा। सर, जिस तरह से शिक्षा मित्रों से वायदा किया गया था मैनिफेस्टो में, वो अब तक नहीं पूरा हुआ है, क्या कहना है इस पर आपका? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों को रखा और उसके पहले एक राजनाथ सिंह जी की रैली होती है, माननीय राजनाथ सिंह की रैली होती है इलाहाबाद में 3/4/2016 को, 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में एक रैली होती है। उसमें राजनाथ सिंह ये कहते हैं, ये देखिए मेरे पास कागज है, उसमें राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन ना होने की बात ठीक नहीं है। सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी, ये राजनाथ सिंह ने खुद कहा था। संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतरी के लिए नियत की कमी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 2017 में जब आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी, आपने वादा किया था संविदा कर्मचारियों के साथ में, आज तक क्या हुआ? केवल आश्वासन के अलावा आपने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, क्या किया आपने संविदा शिक्षकों के लिए? जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के त्रिभुवन जी, वो अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तब आपका जो सवाल है उसका जवाब हम उनसे लेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद्र मनोज उपाध्याय जो जुड़ेंगे, उनसे आपके सवाल का जवाब लेंगे। अभी वो हमसे जुड़े नहीं हैं। हम आप प्रेमचंद्र जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से अब इफ्सेफ ने जो कल श्रद्धांजलि आयोजित की है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए की मदद की, सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन आपको मिला है अब तक? हमने सरकार का जो आश्वासन था, प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण जो योजना थी, जो पैकेज था, उसी के आधार पर सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी। इस बार 24 अप्रैल तक वो था, उसका एक्सटेंड किया गया है। उसमें सरकार ने कहा था जो भी कर्मचारी कोरोना की ड्यूटी के दौरान मृतक होंगे या वो एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, उन तमाम कर्मचारियों को 50 लाख रुपया इस कोष से दिया जाएगा, इस पैकेज से दिया जाएगा। न्यू इंश्योरेंस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने, तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर ज्यादातर कर्मचारियों को ये इस पैकेज का कोई लाभ नहीं मिला। इसमें जिस तरह की तमाम कठिनाइयों के बावजूद इसी तरह योगी सरकार ने भी जिस तरह घोषणा की थी कि वो जो कोरोना में काम करे उनको 25% एक्स्ट्रा वेतन देंगे, ये तमाम घोषणाएं हो रही है पूरे देश के अंदर। असल में कर्मचारियों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। प्रेमचंद जी, आपने बात की संविदा कर्मी जो हैं उनको 25% अतिरिक्त भत्ते की बात सरकार ने की थी, लेकिन खास बात यह है कि वो अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि वो काला फीता लगाकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं। तो क्या सरकार को उनके लिए सोचना नहीं चाहिए? तो सरकार को सोचना चाहिए कि तो कर्मचारी को भी जिस तरह दबाव बनाना चाहिए, अभी भी कर्मचारी उतना दबाव नहीं बना पाए। इसलिए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडी या जिस तरह कहेंगे जिसका भी फंड सरकार से परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से आता है, उन तमाम कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट, स्टेट हो या सेंट्रल हो, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट, इसलिए तमाम देश के कर्मचारियों को हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी ताकत रखता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिस तरह के तमाम ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक जिस तरह काम कर रहा है, जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी एकताबद्ध हो जाएंगे, उस दिन हम कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी को फांसी का ऑर्डर भी करेंगे वो भी तालीम नहीं होगा, फांसी देने की बात छोड़ दीजिए। तो उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमें आशा है कि हम लोग जल्दी, जिस तरह गेस्ट टीचर की बात आई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की बात है, नई पेंशन स्कीम की बात है, 1.5 साल से कर्मचारियों का DA DR की बात है, इसी तरह कोरोना में मारे गए लोगों को 50 लाख इंसेंटिव जो पैकेज की बात है। और बड़े दुख की बात है कि आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 5 तक जो कर्मचारी उनका केवल 30,000 रुपए का इंश्योरेंस है, लेवल 9 तक 60,000 है। उसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी का भी इंश्योरेंस सरकारी खाते में केवल 1,20,000 है। जबकि इस कोरोना के काल में एक पेशेंट को ले जाने के लिए 20-20, 25-25 हजार रुपया केवल एम्बुलेंस ले रही है। दवाई की बात छोड़ दीजिए, इलाज की बात छोड़ दीजिए। इसलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को बोला है कि जो लोग कोरोना में सीधे काम कर रहे हैं उनको 50 लाख रुपया जो आपने घोषणा की है उनको तो मिलना ही चाहिए। जो कर्मचारी जो कि हेल्थ एम्प्लॉइज को छोड़कर बहुत सारे एम्प्लॉइज आज काम कर रहे हैं, रूटीन भी जो काम कर रहे हैं उसमें लगे हुए, तो ये प्रधानमंत्री के जो गरीब कल्याण पैकेज है उसमें कवर नहीं होते। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से मांग की है, सभी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि सभी कर्मचारी जो भी मारा जाता है ये पैकेज सभी के ऊपर एक्सटेंड होना चाहिए। तो अभी तक सरकार ने इस पर ना तो कोई पहल की है, इसलिए 31 मई को जो हमने कार्यक्रम दिया, ये कर्मचारी अपने साथियों को मान लो श्रद्धांजलि देगा। इसके साथ एक संकेत भी देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी जायज मांगों पर नजरअंदाज करेगी तो आने वाले टाइम में पूरे देश का एम्प्लॉय जो मुख्य मांग जैसा अरविंद जी ने बताया। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो पदाधिकारी हैं आपके फेडरेशन के, जो पदाधिकारी, उनमें तो एकजुटता नजर आती है, वो तो आगे आते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं
उनमें एकजुटता की कमी है? क्या उनको सरकार का डर रहता है कि अगर ज्यादा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या वो एक जो डर है वो एक बड़ा कारण है इनकी एकजुटता को लेकर? देखिए, खेत की बात है कि आज भाजपा में भी केवल 2 आदमियों को छोड़कर और कोई भी मंत्री बोल नहीं रहा है। इवन राजनाथ सिंह जी भी आज जो कोई भी बात बोल नहीं पा रहे हैं। केवल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को छोड़कर कोई भी सरकार में कुछ बोल नहीं रहा है। इस स्थिति में कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, ये अपने आप में बात है। और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है उसमें डर तो काम करता ही है। इसलिए हमने तमाम नेताओं को ये एक तरह से रिहर्सल करवाते हुए, तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम की रिहर्सल करवाते हुए, और हमने कर्मचारी को बोल दिया कि अगर कुछ साथियों को जेल जाना पड़ेगा या जो भी, बिल्कुल आपको आगे आना होगा। ठीक है, हम वापस आएंगे त्रिभुवन जी आपके पास। त्रिभुवन जी, क्या कहीं ना कहीं एक शिक्षा मित्रों को लेकर जो सरकार वायदे तो करती है तमाम, लेकिन उसको पूरे नहीं करती, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र उनमें कोई योग्यता की कमी है, या फिर उनके लिए कोई नए नियम फिर से लागू करने चाहिए ताकि उनको प्रमाणित करें, उनकी जो कमियां हैं उनको सरकार पूरा करे? देखिए, के न्यूज के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ना तो शिक्षा मित्रों में कोई कमी है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं। जब वो आज पढ़ा रहे हैं तो कमी किस बात की? अगर कमी होती तो सरकार हटा के बाहर कर देती। कमी कहीं नहीं है, कमी केवल इच्छा शक्ति में है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार केवल और केवल राजनीति कर रही है आज भी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में किसी प्रकार की योग्यता की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये पिछले जब शुरू में जब ये समय का अभाव है, त्रिभुवन जी समय का हमारे पास अभाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। और प्रेमचंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते आपको एक खबर और बताते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने आम से लेकर खास तक बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया है। टीवी और फिल्मी सितारे भी अपनी बेरोजगारी की दर्द बयां कर चुके हैं। अब छोटे पर्दे के चर्चित कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं से घर घर में मशहूर हुई टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे को एक्टिंग छोड़ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा गया है। शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं टीवी सीरियल में अंगूरी भाभी का किरदार निभाया था, जिसके दर्शकों ने खूब पसंद किया और उन्हें इस किरदार से अलग पहचान भी मिली। शिल्पा शिंदे ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वे ड्रिलिंग मशीन से पत्थर और दीवार तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर तोड़ते हुए शिल्पा शिंदे ने खुद अपना वीडियो आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। इस वीडियो में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्रिलिंग मशीन चलाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने सिर पर कैप लगाए और कुर्ता पहने हुए हैं। अपने इस वीडियो को साझा करते हुए शिल्पा शिंदे ने खास पोस्ट भी लिखा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। काम नहीं है, वो लोग अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव रहिए। सोशल मीडिया पर शिल्पा शिंदे का पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री के कई फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके वीडियो को पसंद कर रहे हैं, साथ ही कमेंट कर शिल्पा शिंदे की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे टीवी की दुनिया का चर्चित चेहरा हैं। वे कभी आए ना जुदाई, मिस इंडिया, मेहर कहानी हक और हकीकत की संजीवनी, रब्बा इश्क ना होए, हरी मिर्ची लाल मिर्ची, बेटियां, अपना या पराया धन और वारिस सहित कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वे फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम सॉन्ग भी कर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। साथ ही साथ बिग बॉस के जो लास्ट सीजन के पहले जो सीजन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और काफी नाम कमाया था। तो लॉकडाउन में क्या खास आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो टीवी आर्टिस्ट हैं, इतना नाम उन्होंने कमाया और इस वक्त जो उन्होंने वीडियो साझा किया काफी कुछ बयां करता है। तो फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता।